नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। दो बूंद जिंदगी की, यह लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी में दो बूंद नहीं बल्कि तीन शर्तें हैं। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने तीन बड़ी कंडीशंस रखी हैं और कहा है कि अगर ये शर्तें मानी जाती हैं तभी यह वॉर खत्म होगा। अब सवाल यह है कि इन तीन शर्तों में ऐसा क्या खास है, क्योंकि ये सिर्फ शर्तें नहीं हैं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति और इस युद्ध के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो आइए समझते हैं ईरान की ये तीन कंडीशंस क्या हैं और दुनिया के लिए इनका मतलब क्या है। ईरान ने साफ कहा है यह युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तीन शर्तें मानी जाए। ये कोई साधारण डिमांड्स नहीं है, इनका असर पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। अब देखते हैं पहली शर्त क्या है। कंडीशन 1। अब ईरान की पहली और सबसे बुनियादी शर्त क्या है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ ईरान लेजिटिमेट राइट्स। मतलब सीधी भाषा में समझेंगे दोस्तों कि ईरान कह रहा है कि अगर कोई भी शांति की बात करेगा तो सबसे पहले हमारे अधिकारों को मानना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब यह कि दुनिया की बड़ी ताकतें यह स्वीकार करें कि ईरान एक सोवरेन कंट्री है, उसकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न है और उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं। ईरान का कहना है कि अगर कोई देश उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज करता है तो उस स्थिति में शांति की बात करना ही बेकार है। आसान शब्दों में अगर हम बताएं तो ईरान दुनिया को एक साफ संदेश दे रहा है कि अगर हमारी सुरक्षा और हमारे अस्तित्व को खतरा रहेगा तो हम शांति की टेबल पर बैठने वाले नहीं हैं। यानी पहली शर्त बिल्कुल साफ है, पहले हमारे अधिकारों को मानो, फिर शांति की बात करो। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2, यानी कि अब बात करते हैं ईरान की दूसरी शर्त की, और यह शर्त पहली से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मानी जा रही है। ईरान कह रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। मतलब क्या? मतलब यह कि युद्ध के दौरान जो भी डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, जैसे अगर मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, अगर सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं या फिर इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है, तो ईरान का कहना है कि इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ईरान का तर्क बिल्कुल साफ है, अगर किसी ने हमला किया है तो सिर्फ सीज फायर से काम नहीं चलेगा, उस नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। और यही वजह है दोस्तों कि यह शर्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मानी जा रही है, क्योंकि अगर यह मांग मानी जाती है तो यह पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। कंडीशन नंबर 3। अब आते हैं ईरान की तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान कह रहा है कि सिर्फ आजकल का सीज फायर काफी नहीं है, उसे चाहिए भविष्य की सुरक्षा की गारंटी। मतलब साफ है, ईरान चाहता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें यह ऑफिशियल अश्योरेंस दें कि आगे चलकर उस पर कोई नया हमला नहीं होगा। यानी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल गारंटी के साथ। इसमें क्या शामिल हो सकता है, जैसे ग्लोबल पावर्स की फॉर्मल सिक्योरिटी गारंटी, फ्यूचर मिलिट्री स्ट्राइक्स पर साफ रोक और ऐसी इंटरनेशनल कमिटमेंट जिससे ईरान की सिक्योरिटी परमानेंटली कंफर्म हो सकती है। आसान भाषा में समझे तो ईरान दुनिया से यह कह रहा है कि हमें सिर्फ सीज फायर नहीं चाहिए, हमें ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जिससे भविष्य में फिर कोई हमला ही ना हो। और यही वजह है कि यह तीसरी शर्त पूरे नेगोशिएशन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मुद्दा बन सकती है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ आज की शांति का नहीं, भविष्य की स्थायी सुरक्षा का है। अब यहां पर आता है दोस्तों की सबसे बड़ा सवाल, और यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ भी रही है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की ये तीन शर्तें मानेंगे? क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है। पहली बात है कि कंपनसेशन देना किसी भी देश के लिए आसान फैसला नहीं होता। अगर यह मान लिया जाए कि नुकसान की भरपाई करनी है तो इसका मतलब होगा कि हमले की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सिक्योरिटी गारंटी देना और भी मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि भविष्य में ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर सीमाएं लग जाएगा ना, उसको तो हम लोग फिर ये कर ही नहीं पाएंगे, उसको कोई ये नहीं कर सकेगा, हमला नहीं कर सकेगा। और तीसरी बात है कि अगर दुनिया की ताकतें ईरान के राइट्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट करती हैं तो यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फैसला नहीं रहेगा, यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ युद्ध नहीं चल रहा, यह पावर, पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रैटेजी की लड़ाई भी है। क्या यह युद्ध महीनों चलेगा या दुनिया किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ रही है? देखते हैं आगे।
अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या होगा अगर अमेरिका इन शर्तों को मानने से इनकार कर दे। अगर ऐसा होता है, ऑब्वियसली वही करेगा, अगर ऐसा होता है तो हालात दो अलग अलग वे में जा सकती है। पहली संभावना है कि डायरेक्ट वॉर जारी रहेगा, मतलब टकराव और तेज हो सकता है। हम मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और समुद्र में नेवल क्लैश देख सकते हैं, यानी लड़ाई सीधे देशों के बीच चलती रहेगी और हर दिन हालात और खतरनाक होते जाएंगे। लेकिन दूसरी संभावना और भी ज्यादा जटिल है, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि बड़ी ताकतें सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ती, बल्कि मिलिशिया, आर्म्ड ग्रुप्स या रीजनल अलाइड्स के जरिए लड़ाई लड़ती हैं। असली ताकतें पीछे रहती हैं और कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक देश तक सीमित ना रहकर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसके असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहेंगे। ऑयल प्राइसेस मतलब कितने हाई हो जाएंगे, $200 पर बैरल। ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव पड़ सकता है, मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है और दुनिया शायद एक नया लंबा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखेगा जो सालों तक चलेगा। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि युद्ध कौन जीतता है, या असल सवाल यहाँ पर यह है कि ये लंबा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रहा है और कब तक बढ़ेगा ये किसी को खबर नहीं है। एक और सवाल आता है दोस्तों कि इस पूरे मामले में भारत कहाँ खड़ा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो भी होता है उसका असर भारत पर भी पड़ता है और सीधा असर पड़ता है। सबसे पहले एनर्जी का मुद्दा, क्योंकि भारत अपने तेल और गैस का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और कीमतें और भी अचानक से बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी बात इंडियन वर्कर्स की। मिडिल ईस्ट के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर क्षेत्र में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इनकी सेफ्टी और जॉब्स प्रभावित हो सकती हैं। तीसरी बात रीजनल स्टेबिलिटी की। जब भारत के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक रीजन भी है, तो अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट फैलता है तो ट्रेड रूट, शिपिंग लेन और डिप्लोमेसी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अगर यह लंबी युद्ध अवधि तक चली, मतलब अच्छे लंबे समय तक चला, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्ट्रैटेजी पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल एक और है दोस्तों कि क्या डिप्लोमेसी इस युद्ध को रोक पाएगी, या मिडिल ईस्ट एक और लंबे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान की इन शर्तों को मानने से इनकार करता है तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। एक तरफ डायरेक्ट वॉर का खतरा बढ़ेगा, जिसमें मिसाइलें हमला, एयर स्ट्राइक, नेवल क्लैश शामिल है। दूसरी प्रॉक्सी वॉर का शुरू हो सकता है, जहां अलग अलग देशों के अलाइड्स और आर्म्ड ग्रुप्स लड़ाई में कूद सकते हैं। तो इसके होने से असर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ऑयल प्राइसेस $100 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसके ऊपर जा सकता है, $200 को भी क्रॉस कर सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी पर एकदम दबाव बढ़ता जाएगा और कई देशों की स्टेबिलिटी प्रभावित हो जाएगी और इससे खाने पीने चीज़ों में भी बहुत असर पड़ने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों कि ऐसा कब तक चलेगा और कब तक ये होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।